हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं अपने अप्लाइड मैकेनिक्स में फ्रिक्शन यानी घर्षण चैप्टर। ठीक है, तो घर्षण आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर वगैरह में सब में पढ़ रखा है। घर्षण क्या है तो आप जानते हैं। घर्षण हमारा एक प्रकार का क्या होता है, परिभाषा इसकी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो अब ये पेपर में आपको लिखने के लिए अगर किसी परिभाषा आती है तो आपको पेपर में लिख देना है। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु के गति का विरोध करता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया घर्षण क्या हमारा एक प्रकार का विरोधी बल है, यानी रेजिस्टिंग फोर्स है। घर्षण फ्रिक्शन इज ए रेजिस्टिंग फोर्स जो वस्तु के गति का विरोध करता है। ठीक है, विच अपोज द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो क्या होता है जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं, जब दो संपर्क में रखी वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति होती है या होने वाली होती है, तब यह बल सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत संपर्क सतह पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। दिशा के विपरीत संपर्क सतह पर कार्य करता है। ठीक है, अच्छा आपको बात समझ में आ पा रही है। तो हमारी कोई भी बॉडी है, तो उस बॉडी का अगर हम मोशन कर रहे हैं तो उस मोशन का जो अपोज करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। तो हम मान ले रहे हैं कि हमारी कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, कोई भी एक बॉडी है, ये किसी भी एक सरफेस पर रखी है, और बॉडी और इस सरफेस के बीच जो घर्षण गुणांक है दैट इज म्यू। आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं। इससे पहले आपके बॉडी का वेट जो है mg वो नीचे की तरफ काम करेगा, ये आपको पता है, और जो रिएक्शन R होगी वो ऊपर की तरफ काम करेगी, ये भी आपको पता है। तो जब हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो गति की जो संभावित दिशा होगी ना मेरे भाई, तो आपको पता है कि यहाँ इस दिशा में आपकी गति की संभावित दिशा होगी। गति की संभावित दिशा यानी कभी भी वस्तु जो चलेगी वो इस डायरेक्शन में चलेगी। तो आपको पेपर में क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है। बच्चे उसमें घूम जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अगर आपने सही नहीं लगा पाया तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, आप ये मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है। मैंने क्या बोला, आप ये मान लीजिए फ्रिक्शन है ही नहीं। तो जब आप ये मानेंगे फ्रिक्शन है ही नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि वस्तु कहाँ जा रही है। अभी मैं सपोज दैट इसमें ये कहता हूँ कि आपने फोर्स लगाया तो एकदम तो चलने नहीं लगेगी बॉडी। तो मैं कहता हूँ कि मान लो इस पर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये वस्तु जाती कहाँ, इस दिशा में जाती ना, इस दिशा में चली जाती। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इसके संपर्क सतह पर लगेगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इट इज ए टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, यहाँ आपका ये फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगेगा। ठीक है, इसे हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका म्यू r आ जाएगा। ठीक, अब वो एक अलग बात है, अभी हम देखेंगे आके आपके म्यू आपके दो तरीके के आपके होंगे, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण वगैरह हम देखेंगे अभी आगे, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ पा रही है। यहाँ पर आपको फ्रिक्शन
एक टेंडेंसी है आपकी, जो आपको फिगर, जो आपका फ्रिक्शन का फिगर एक तरीके से आप कह सकते हैं इसे। तो आपका फ्रिक्शन एक टेंडेंसी है जो कि अपोज करती है कोई भी रिलेटिव मोशन को दो संपर्क सतहों के बीच में, ठीक है। और ये हमेशा वस्तु के संपर्क सतह पर विपरीत दिशा में कार्य करती है और गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है, और संपर्क सतह पर कार्य करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं आप इस फोर्स को यहाँ बना दें। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से? क्यों भाई, समझ में आ रहा है? तो सर आप लिख दीजिए सही, यस सर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसमें टाइप्स, देख लेते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे। तो हमारे जो घर्षण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। तो इसके नाम से ही क्लियर है आपका स्थैतिक घर्षण की अगर मैं बात करूं, स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसे जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे भाई, उसे हम एफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो आप इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप देखिए परिभाषा इसकी काफ़ी सरल है, आप आराम से लिख सकते हैं। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही काम होता है, ठीक है, आदमी का। तो इसमें बात समझ में आ रही है, स्थैतिक घर्षण मतलब स्थिर अवस्था में लगने वाला घर्षण, ठीक है। अब इसमें देखो हम लिखेंगे, जब दो संपर्क में रखी वस्तु पर बल लगाने से उनके मध्य कोई सापेक्ष गति ना हो या वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहे, तो उस स्थिति में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यह एक स्वसमंजन, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, यह एक स्वसमंजन मतलब सेल्फ एडजस्टिंग। स्वसमंजन का मतलब क्या है यहाँ पर? सेल्फ एडजस्टिंग। यह एक स्वसमंजन बल है जो बाह्य बल के साथ बदलता रहता है, ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कर रहे हैं, फिगर देखो आपका वही रहेगा, इसमें फिगर में कोई चेंज नहीं है। आप बात को थोड़ा सा समझिए, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझाना चाहता हूँ। तो सपोज दैट आपकी कोई भी वस्तु थी, आपकी कोई भी वस्तु रखी हुई थी, ठीक है, यह वस्तु आपकी रखी हुई है, तो इसका जो वेट है वो नीचे ही आएगा, दैट इज mg, रिएक्शन ऊपर जाएगी, दैट इज r, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इस वस्तु पर मैंने 1 न्यूटन बल लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन लग गया, लेकिन वस्तु चली नहीं। मैंने क्या कहा? वस्तु नहीं चली। फिर आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, आफ्टर दैट आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या हो रहा है, ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, लेकिन वस्तु रेस्ट में है, बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी, तो रेस्ट के टाइम में जो हमारा फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। बात क्लियर हो रही है आपको?
तो इस स्थिति में जो हमारा घर्षण गुणांक होता है वो आपका म्यूएस कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यूएस कहलाता है। ठीक है, अब हम अगले देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमारा घर्षण गुणांक होता है उसे हम लोग म्यू एस कहते हैं, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये हमारा है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक, तो आपका यहाँ पर जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो आपको पता है कि एफ एस इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा म्यू एस इंटू आर। जैसे म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी एफ एस अपॉन आर। बस समझ में आ रही है आपको? तो आप देखिए ये भी फोर्स, तो जो हमारा घर्षण गुणांक होता है ना उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ये वाली बात आपको पता है। घर्षण गुणांक का देख पा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही तरीके से, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। हाँ, वीडियो सही आ रहा है। घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो मैं घर्षण गुणांक की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है बिल्कुल सही तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सीमांत घर्षण इसे हम लोग कहते हैं, सीमांत घर्षण। ये भी एक तरीके का आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो आप इसे देखो सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए कि स्थैतिक घर्षण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु बस चलने ही की अवस्था में होती है। यानी बात आपको समझ में आ रही है कि जस्ट टू मोशन, मतलब हमारा मोशन में आई नहीं है लेकिन बस आने ही वाली है। ठीक है, जस्ट अबाउट टू मूव। ठीक है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। आप ऐसे समझ लीजिए, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव बट नॉट इन मोशन। बात समझ आनी? बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज पर, सॉरी देख नहीं रहा, तो आप बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए लास्ट स्टेज, बस वस्तु आप खिसका रहे हैं, आपने फोर्स लगाया इस पर, देखिए फोर्स लगाया, वस्तु चलने ही वाली है, बस आप थोड़ा सा बल और लगाएंगे ना तो चल जाएगी। तो वस्तु मोशन में नहीं है लेकिन बस मोशन में आने ही वाली है। ऐसी स्थिति में लगने वाले घर्षण को भैया हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आपको आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। इसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन या चरम घर्षण भी इसे हम लोग कहते हैं। इसका एक नया नाम और है, इसे हम लोग चरम घर्षण भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा घर्षण यही होता है, चरम घर्षण। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? तो यहाँ तक आपने बात समझ ली। अब ये तो हमारा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हमने देख लिया स्थैतिक घर्षण, अब हम देख लेते हैं गतिक घर्षण। ठीक है, जो हमारा गतिक घर्षण है, तो देखो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधी सीधी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपका डायनेमिक फ्रिक्शन हो जाएगा या काइनेटिक फ्रिक्शन कह देंगे हम लोग, डायनामिक ऑब्लिक काइनेमेटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसे जो है हम लोग एफ के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें लिखेंगे जब दो संपर्क, देख पा रहे हैं आप लोग, जब दो संपर्क में रखी वस्तु गति की अवस्था में
होती हैं, जब तो संपर्क वस्तु गति की अवस्था में होती हैं तो उनके संपर्क सतह के मध्य कार्य करने वाले बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल कहते हैं। इसे Fk से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस स्थिति में घर्षण गुणांक को म्यू के कहते हैं। एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बार बार अलग अलग डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर डेफिनेशन लिखने आएगी कि गतिक घर्षण गुणांक की डेफिनेशन लिखिए, तब क्या लिखेंगे कि इस आपके सीमांत संतुलन की स्थिति में गतिक घर्षण बल F के तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R कैपिटल R के अनुपात को क्या कहते हैं भैया? गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इस तरीके से स्थैतिक घर्षण गुणांक की आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। स्थैतिक घर्षण गुणांक की डेफिनेशन आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? सीमांत संतुलन की स्थिति में घर्षण बल Fs तथा स्थैतिक घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुपात को क्या कहते हैं भैया? हम लोग स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। यहाँ जो हमारा कैपिटल R है ना, ये हमारा क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अभिलंब प्रतिक्रिया यानी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अब एक बात को और समझिए कि ये जो हमारा म्यू के होता है, जो म्यू के होता है, तो ये इसका मान म्यू एस से कुछ कम होता है। यानी घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के मान से कुछ कम होता है। आई थिंक आपको ये वाली बात समझ में आ पा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्या होता है कि जो हमारा गतिक घर्षण है ना, तो गतिक घर्षण फर्दर हमारा दो तरीके का बन जाता है। गतिक घर्षण हमारा फर्दर दो तरीके का बन जाता है। डायनेमिक फ्रिक्शन जो है, तो आपका पहला जो होता है दैट इज अवर, इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या है? सर्पी या सुरपी घर्षण। सुरपी घर्षण, इसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसकी डेफिनेशन कोई लिखने की ज़रूरत आपको मुझे नहीं है, आप लिख सकते हैं कि जब अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में फिसलती है या फिसलते समय गति या फिसलने के साथ गति करती है, उस स्थिति में लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर। और दूसरा हमारा क्या होता है? लुठन घर्षण। लुठन घर्षण, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पूरा कागज पर पूरा आ रहा है। ठीक, तो इनके एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए इनके। तो आपका जो बुश बियरिंग वगैरह जो होती है ना, इनके एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो इनमें देखिए बुश बियरिंग जो हमारी होती हैं, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आपकी बुश बियरिंग, जैसे ये मान लीजिए ये सपोज ये साफ्ट है, तो ये बुश है, तो ये बुश के अंदर क्या होता है? साफ्ट घूमता है, तो जिससे क्या होता है? ये हमारा जो है, जो आपका हब होगा या जिसके अंदर ये साफ्ट जा रहा है, तो वो होल खराब नहीं होगा, तो उसमें एक बुश लगा देते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं बुश बियरिंग। या हम कहते हैं कोई चीज़ फिसल रही है एक दूसरे के ऊपर, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? सर्पी घर्षण में आ जाएगा। ठीक है, फिसलना कहीं फिसल पट्टी पर। ठीक, तो लुठन घर्षण, तो आप लुंठन या लुठन कैसे भी कह दीजिए, अजीब अजीब तरीके के नाम है इनके। इंग्लिश में थोड़ा सही है रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब कोई भी चीज़ रोल कर रही है, जैसे आपने देखिए मोटरसाइकिल या साइकिल वगैरह में आपके है ना रोलर बियरिंग या आपके बॉल बियरिंग या निडल बियरिंग जो लगी रहती हैं,
तो रोलर एंड बॉल बियरिंग जो आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, रोलर एंड बॉल बियरिंग। आई थिंक आपको समझ में आ पा रहा है यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका एक डायग्राम है वो मुझे आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारा कि अगर हम फ्रिक्शन फोर्स, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स तथा बाह्य फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स के मध्य, देख पा रहे हैं आप लोग, निम्न आरेख प्राप्त होता है, ठीक है। ये आरेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर में बनाना है गारंटी के साथ। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बात फिक्स कर लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा और ये कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारी बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस पे हम लोग रखते हैं फ्रिक्शन फोर्स को, यहाँ पर हम लोग रखते हैं फ्रिक्शन फोर्स को, यानी हम लोग इसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं ना, घर्षण बल। तो घर्षण बल को तो हमने इधर रख लिया इस डायरेक्शन में, और इस तरफ जो हम लोग रखते हैं दैट इज अवर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, यानी बाह्य बल। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो क्या करते हैं हम इसमें कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं ना मेरे भाई, तो क्या होता है उससे कि बॉडी एकदम तो स्टार्ट हो नहीं जाती चलना, पहले हम कुछ फोर्स लगाते हैं, पहले समंजन बल जो हमने देखा था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमने लगाया, फिर उसने अपने आप को बढ़ा लिया, लगाया फिर बढ़ा लिया, तो वो क्या होता है, वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको लाइन बिल्कुल बीचों बीच खींचनी है, ये वाली बात आप बिल्कुल फिक्स समझ लीजिए। यहाँ पर जो एंगल होगा ना मेरे भाई, ये आपका 45 डिग्री का आपको बनाना है, ठीक है, बीचों बीच में लाइन खींचनी है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा सर इसलिए है क्योंकि यहाँ जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसी रेशियो में आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता रहता है। तो कुछ स्टेट तक क्या होता है, बॉडी हमारी रेस्ट में बनी रहती है। तो जो मैक्सिमम स्टेट आता है ना भाई, जो मैक्सिमम स्टेट आता है उस पर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ से जब हम नीचे की तरफ आते हैं, कुछ और हम बढ़ाते जाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होता है कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है थोड़ा सा कम हो जाता है और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है और बॉडी हमारी मोशन में आ चुकी होती है। बॉडी हमारी किस में आ चुकी होती है? मोशन में आ चुकी होती है मेरे भाई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बॉडी है हमारी, यहाँ पर बॉडी हमारी रेस्ट में है और यहाँ जो बॉडी हमारी ये मोशन में आ चुकी है। क्लियर हो रही है आपको बात? तो यहाँ तक तो हमारा म्यू एस काम करेगा, यानी जो इसका स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx। तो फ्रिक्शन फोर्स और बाह्य बल आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ जो है ये जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये हमारा लिमिटिंग पॉइंट है ना, ये हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें मिलता है, ठीक। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? तो आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही होगी। तो ये जो हमारा डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर में इसे गारंटी के साथ बनाना है। तो आप इसे समझ पा रहे हैं। यहाँ पर हमारी जब मोशन में आने वाली है तो थोड़ी कुछ वैल्यू कम हो गई, यहाँ हमारा म्यू एस चलेगा, यहाँ हमारा म्यू के चलेगा, यहाँ हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? ठीक, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं इसे यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और आपको कोई बोरियत ना हो। तो आगे हम देखेंगे इसमें और अच्छे अच्छे कुछ फार्मूलेज और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और मैं आपसे दावा करता हूँ आपको कहीं भी यूट्यूब पे अगर बेहतरीन इससे मिल जाए ना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा सर देखिए ये है इसका, आपसे बेहतर इसने पढ़ाया है, ठीक है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस बात के लिए। और न्यूमेरिकल तो आपको देखिए हवा में करेंगे हम न्यूमेरिकल, ठीक है, अच्छी तरीके से। आप बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। अच्छी तरीके से पढ़िए, लॉकडाउन का पालन करिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।